देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में प्रत्याशियों का गुस्सा जमकर फूट पड़ा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार को लेकर जहां प्रत्याशियों ने पदाधिकारी, संगठन और भीतरघात करने वालों पर हमला बोला, तो वहीं जीत कर आने वाले उम्मीदवारों ने कहा कि ईवीएम का रोना बंद कर भाजपा के माइक्रो मैनेजमेंट को समझा जाए। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में सभी ने खुलकर अपने दिल का गुबार निकाला। बैठक में सर्वे को लेकर भी सवाल खड़े किए गए। इसके साथ कई प्रत्याशी चुनाव के दौरान पीसीसी से मदद न मिलने का आरोप भी संगठन पर लगाया। एक प्रत्याशी ने प्रचार में बड़े नेताओं का साथ न मिलने की बात भी कही। बुरहानपुर से चुनाव हारने वाले सुरेंद्र सिंह उर्फ शेरा भैया ने कांग्रेस की समीक्षा बैठक में दो टूक कहा कि नुकसान पहुंचाने वालों को पहली फुर्सत में हटाया जाए, फिर चाहे कोई भी किसी का कितना अजीज क्यों ना हो। उन्होंने कहा, जिसने भी पार्टी को हराया है या जिस पदाधिकारी के बूथ पर हम हारे हैं उसे तत्काल पार्टी से हटा देना चाहिए। शेरा के इतना कहते ही मीटिंग हॉल में तालियां बज गई। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। सर एग्जिट पोल जिस तरीके से सामने आया, क्या आपको लगता है एग्जिट पोल एक पुरहा है? कारण कई कांग्रेसी लोग बोल रहे हैं एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी। जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। सुना आपने क्या कहा? उन्होंने कोई गलती नहीं हुई थी, ना टिकट वितरण में गलती हुई थी, ना किसी और चीज में। गलत थे तो केवल एग्जिट पोल। मोदी जी ने क्या किया है, सीधा सवाल खड़ा किया गया है। यहीं बैठक के दौरान हीरालाल अलावा ने समीक्षा बैठक में कहा कि हमें ईवीएम का रोना बंद करना होगा। ईवीएम को लेकर कही गई बात पर हारे हुए कई प्रत्याशियों ने अलावा का विरोध किया, जबकि कुछ ने उनका समर्थन भी जताया। समीक्षा बैठक में एक प्रत्याशी ने कहा कि हमें अब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलना होगा। उन्होंने कहा कि हमें भाजपा और आरएसएस से सीखने की जरूरत है, वह किस तरह से एक दूसरे की मदद करते हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। ब्रजराज जी जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। योगेंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। और हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं योगेंद्र सिंह जी के पास जाऊंगी। योगेंद्र सिंह जी, जैसा कि समीक्षा बैठक की चर्चा चली, समीक्षा बैठक होने का उद्देश्य इतना था कि गलतियां कहां हुई, हारने का कारण क्या रहा, लेकिन वहां प्रत्याशियों ने जो बयान दिए कि हमें ईवीएम को दोष नहीं देना चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस से कुछ सीखना चाहिए, भाजपा के माइक्रो प्लान को हमें समझना चाहिए, इस तरह के जो बयान सामने आए हैं, इन पर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए रमेश जी, समीक्षा मीटिंग में कांग्रेस के कई प्रत्याशियों ने ईवीएम को लेकर भी प्रश्न उठाया है और पूरे मध्य प्रदेश में आप भी समाचार प्रतियोगिता जगत से है और आपने देखा है पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर, कांटे की टक्कर, कर्मचारी वर्ग हो, चाहे समाज का किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, सभी वर्ग परिवर्तन की बात कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव में एग्जिट पोल के पश्चात जो परिणाम प्रदेश के सामने उभर कर आए, निश्चित रूप से वह एक चिंतन का विषय था। और इस तरीके से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी चुनाव हारे हैं जी, वो बहुत ही बड़े बड़े अंतर से चुनाव हारे हैं। और जहां भी कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जीता है उसका मार्जिन बहुत कम है। अब प्रश्न यह है कि संघ से सीखना चाहिए या माइक्रो मैनेजमेंट संघ से सीखना चाहिए और माइक्रो मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी से सीखना चाहिए, यह एक अलग व्यवस्था है। हर पार्टी का अपना एक संगठन है, अपनी एक विचारधारा है, अपना एक सिस्टम है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारा संगठन पूरी तरीके से विलोपित रहता है और संगठन के पीछे जो संघीय सिस्टम चलता है और वो संघ सिस्टम किस प्रकार की राजनीति करता है और किन मुद्दों को हवा देता है, इस विषय पर मैं प्रश्न आज आपके बीच में उठाना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि चुनाव परिणाम आ चुके हैं। ईवीएम की मशीन खराब थी, ईवीएम में क्या प्रॉब्लम थी, ये तमाम प्रश्न चिन्ह भविष्य के गर्दन में छिप गए हैं। लेकिन यदि विकसित देशों में ईवीएम पर बंद
प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे इटली हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जर्मन हो, चाहे अमेरिका हो, जिन्होंने भी प्रतिबंध लगाया है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदेह को प्रबल बनाता है। और मेरा यह मानना है कि किसी भी प्रकार की प्रतिस्पर्धा हो, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता हो, अगर वहां पर यदि कोई प्रतिस्पर्धा हो रही है तो दोनों ही पक्षों के सहमति के माध्यम से ही उसका निर्णय होना चाहिए। अगर ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह लगा है तो निश्चित रूप से कमलनाथ जी के माध्यम से हमने एक समीक्षा मीटिंग करी है, और समीक्षा मीटिंग के माध्यम से केंद्र में भी जाकर कांग्रेस पार्टी की जो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है उसके बीच में भी कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के संदर्भ में लेकर तमाम प्रत्याशियों की समस्याओं को लेकर ठीक है योगेन जी, यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगी योगेन जी यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे मैं कि जहां पर कांग्रेस पार्टी हार जाती है, उनके प्रत्याशी मैदान से बाहर हो जाते हैं, आप ईवीएम पर दोष लगा देते हैं, लेकिन जहां कांग्रेस पार्टी जीत जाती है, कर्नाटक का उदाहरण ले लीजिए, हिमाचल का उदाहरण ले लीजिए, वहां आप नहीं कहते हैं कि ईवीएम हैक हो गई है? वहां भी होना चाहिए ना फिर कि वहां भी ईवीएम हैक हो गई है, क्योंकि अगर आप लगातार ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम हैक की है तो वो फिर पूरे देश में ईवीएम हैक करके पूरा एक तंत्र राज लेके आ सकती है, विपक्ष का बिल्कुल सफाई कर सकती है। देखिए, जब पूरे देश में अगर प्रश्न चिन्ह उठता है और अगर पूरे देश ने नहीं उठाया, केवल कांग्रेस ने उठाया है, केवल कांग्रेस ने उठाया, और कांग्रेस के कई प्रत्याशी खुद कह रहे हैं कि ईवीएम का रोना बंद करना चाहिए। ये बयान आप ही के प्रत्याशियों के हैं, ये मेरा बोल नहीं है। समीक्षा की बात हो रही है, जब देखिए जब भी समीक्षा की बात हो रही है तो सभी प्रत्याशियों का अपना अभिमत है, उनका अपना क्षेत्र है, उनने अपने विधानसभा क्षेत्र में किन परिस्थितियों में चुनाव लड़ा है, वहां की तमाम की सबकी विभिन्न परिस्थितियां, सबने अपनी अपनी बात रखी है। अगर ईवीएम में भी संदेह है तो मेरा ये कहना है कि अगर ईवीएम में भी संदेह है तो संदेह है, अगर यदि प्रतिस्पर्धा में कोई संदेह है तो ठीक है। और रहा मैनेजमेंट की बात है तो मैनेजमेंट से चुनाव नहीं जीते जाते हैं, चुनाव में मैनेजमेंट से ज्यादा मत होता है मुद्दों का। और पूरे प्रदेश के अंदर क्या मुद्दे थे, पूरे प्रदेश के अंदर किस तरह से मुद्दों की राजनीति मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने करी है, आपने पूरे प्रदेश में परिवर्तन की लहर देखी है, और परिवर्तन की लहर के बाद आपका प्रत्याशी पुनः आऊंगी आपके पास, ब्रजराज जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि समीक्षा बैठक चल रही थी, और समीक्षा बैठक का तात्पर्य इतना होता है कि किन कारणों से हम हारे हैं उस पर चर्चा हो, सभी को मौका मिले। और जैसा कि लगातार कांग्रेस पर आरोप लगा है कि कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को बोलने का मौका नहीं देती, और जैसे कि हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है, मैंने उनसे पूछा भी है कि दो तरह के प्रत्याशी थे आज बैठक में, कुछ ने कहा कि ईवीएम हैक हुई है और कुछ ने कहा कि हमें ईवीएम का रोना बंद कर देना चाहिए। अगर समीक्षा बैठक हुई है तो दोनों की जो बयान है दोनों को ध्यान में रखना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही इन्होंने कहा है कि अगर सभी देश या देश के हर कोई व्यक्ति आरोप लगा रहा है तो ईवीएम बंद हो जाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? दो तीन बातें जरूर कहूंगा जी। आज अगर आपने इनकी समीक्षा बैठक की तस्वीरें देखी हो जी, तो उसमें अधिकतर लोग वो पहुंचे हैं जो हारे हैं, जीते हुए आदमी नहीं पहुंचे हैं। ये तो एआईसीसी चीफ की इज्जत है और उनके मैंडेट की वो है कि आके बैठक करनी है। जी। मैंने उस वीडियो को देखा है गौर से, बहुत सारे लोग वो पहुंचे हैं सिर्फ जो हारे हैं और रोने के लिए पहुंचे हैं। इन्हीं की पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता हैं पी चिदम्बरम जी। उनके सुपुत्र का बयान है कि वो ईवीएम वाली हैकिंग थ्योरी पे विश्वास नहीं रखते जी। आधी कांग्रेस इस बात पे बिल्कुल तय है कि वो ईवीएम हैकिंग पे विश्वास नहीं रखते जी। उसका एक कारण है धर्मिष्ठा जी, समय दीजिएगा थोड़ा सा। बिल्कुल। कि पूरी प्रक्रिया आप योगेन जी से पूछिएगा, कैसे 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 होती है, कैसे कैसे नजर रखी जाती है, कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, कैसे पर्ची आती है, कैसे निकलती है। जब आप वोट डालते हैं तो साइड में दिखता है इसको गया है, यहां तक तो आप मानती हैं धर्मिष्ठा जी ऐसा होता है। बिल्कुल। अब आते हैं आप तीसरी बात पर, ये ईवीएम हैकिंग का रोना क्यों रोते हैं और ये क्या चाहते हैं। जैसे ये चुनाव हारे, इनके एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिस्ट ने ट्वीट की जी। साउथ में हम जीत गए हैं, नॉर्थ वर्सेस साउथ। दूसरी बात, आज पी सेंथिल कुमार ने लोकसभा में खड़े होकर कहा है जी। कि गौमूत्र पीने वाले लोगों के यहाँ ही भाजपा जीत सकती है। बिल्कुल। पी सेंथिल कुमार डीएमके के नेता हैं, सांसद हैं, डीएमके कांग्रेस पार्टी की इंडी अलायंस का हिस्सा है। उदयनिधि स्टालिन ने जिस दिन
ये कहा था कि सनातन डेंगू है, बिल्कुल। इसे मिटा देना चाहिए, उस दिन ये चुनाव हार चुके थे। जिस दिन इनने श्री राम मंदिर की तस्वीर पे ऑब्जेक्शन की थी, ये चुनाव हार गए थे। एक दिन मैं इनके किसी योगेंद्र जी व्यक्ति का के तो साथ, कहना है कि परिवर्तन नजर आ रहा था। अब एक चीज में अब मैं उस पर भी आता हूँ, जी ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज मिस कर गया। जी एक्चुअली ये क्या चाह रहे हैं कि वापस से बैलेट पेपर पे आ जाएं, पाषाण युग में आ जाएं, प्रक्रिया लंबी हो जाए। आज हम 9 बजे फ्री हो गए चुनाव के रिजल्ट से, जी 12 बजे तक तय हो गया था कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन 13 से 14 दिन लगे थे अमेरिका में बैलेट पेपर में ये तय होने में कि फाइनल रिजल्ट क्या है। बिल्कुल कांग्रेस ये चाहती है, यही बताती है कि विकसित देश, पॉपुलेशन देखिए विकसित देशों की, पॉपुलेशन देखिए हमारी। आप क्या चाह रहे हैं योगेन जी, लाइन में लग के 55% वोटिंग परसेंट कराना चाहते हो आप? आज 80% वोटिंग हो रही है धर्मिष्ठा जी। जी उसका कारण है कि चुनाव प्रक्रिया बहुत सुधरी है। बिल्कुल लोग घर से निकल के जाते हैं, 10 मिनट में वोट डालते हैं और घर आ जाते हैं। बिल्कुल ये वापस चाहते हैं कि 55% 50% वोटिंग आ जाए, लंबी लंबी लाइनें लगी हो वोट डालने के लिए, लंबी लंबी लाइनें और दो तीन दिन चल रही हो वो। माननीय योगेन जी, हाथ जोड़ के निवेदन है, इस देश में आप ही के प्रधानमंत्री थे माननीय जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने ये इंश्योर किया था कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित हो। नहीं तो पाकिस्तान भी बना था, जिन्ना भी उनके साथी थे, आज तक वहां लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया बिल्कुल है। इस लोकतंत्र के स्थापना को नकारिए मत, इसको वापस से बिगाड़ने का प्रयास मत कीजिए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपसे। आप लोग जो आज कर रहे हैं ना, ये साउथ नॉर्थ का डिवाइड, ये राम से आपका परहेज, ये धर्मनिरपेक्षता के नाम पे मुस्लिम तुष्टीकरण, परिवारवाद, गोविंद सिंह ने बहुत सारी बातें कही, जी उसमें उन्होंने सब कुछ कह दिया कि वो आज भी जीतना नहीं चाहते हैं। जिस गोविंद सिंह को आईबी ने कह दिया, सरकारी अधिकारियों ने कह दिया कि जी आपकी सरकार आ रही है, ये चुनाव वहीं हार गए थे धर्मिष्ठा जी। बिल्कुल इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया था चुनाव। इनकी जिस दिन लिस्ट डिक्लेयर हुई थी, उस दिन ये आधा चुनाव वहीं हार चुके थे। बिल्कुल क्यों? बिल्कुल इनके पास ना कोई नियत थी, ना कोई नीति थी, ना कोई नेतृत्व था, कोई लीड नहीं कर रहा था। हमारे प्रधानमंत्री सारे कार्य करते हुए हमको चुनाव में लीड कर रहे थे। हमारे गृह मंत्री रुक रुक के बैठ के हमको समझा रहे थे, बता रहे थे, ये करिए ये करिए ये करिए। मैं बिल्कुल एक छोटा बिल्कुल सा एग्जाम्पल देता हूं बिल्कुल आपको कि जहां पर 45 वोट भी थे एक वार्ड में जी कांग्रेस के, उनके पूरे घर से नहीं निकले, लेकिन हमारे 35 थे तो हमने 35 के 35 घर से निकाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल 50% के आसपास हमको वोट मिला है। बिल्कुल सही कहा वो आपने वोट कि कहाँ से आया? बिल्कुल 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 प्रज्वल जी पुनः और आपके पास आऊंगी मैनेजमेंट से ही पुनः योगेन जी, पुनः मैनेजमेंट से आपके ही पास चुनाव आऊंगी जीते जाते अजय हैं। श्रीवास्तव जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि हार का जो ठिकरा है वो सीधा सीधा पुनः ईवीएम पर फोड़ दिया गया है। एग्जिट पोल को गलत बताया गया है। ईवीएम अगर एग्जिट पोल सही निकल जाते, जिसमें कांग्रेस ने अपना एग्जिट पोल करवाया था जिसमें कहा था कि 150 प्लस सीटें कांग्रेस को आ रही है, अगर वो एग्जिट पोल सही निकल जाता और उस समय ईवीएम का रोना नहीं होता। लेकिन वर्तमान में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो ईवीएम, और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि कांग्रेस में एकरूपता देखने को नहीं मिल रही। आधे कह रहे हैं कि ईवीएम का रोना बंद कर दो और आधे कह रहे हैं कि ईवीएम है कोई है। देखिए धर्मिष्ठा जी, कांग्रेस का एक इतिहास ये रहा है कि वो जी। लंबे समय तक सत्तारूढ़ रही है, लेकिन उसने विपक्ष की भूमिका जो है वो नहीं निभाई है। जी और इस चुनाव में भी ये हुआ कि 2018 में जीतने के बाद में जब 15 महीने बाद उनकी सरकार गिरी तो उन्हें विपक्ष का एक बहुत अच्छा मौका मिला था, और उस बिल्कुल। मौके में कांग्रेस चाहती तो अपने एक प्रतिपक्ष की सार्थक भूमिका निभाती, और जो सार्थक भूमिका निभाती तो उससे ये था, ये 1 साल पहले से सरकार बनाने लगे थे, और सरकार बनने के बाद ये जनता को क्या दे देंगे ये कहने लगे थे। जी मतलब आपने जो पेपर है वो आउट कर दिया, जो प्रश्न पत्र है वो आउट कर दिया, बिल्कुल। तो जिस बच्चे को 25 नंबर मिलने थे उस बच्चे के लिए 80 नंबर मिले। आपने वो पूरे प्लान बताए, आपके प्लान उन्होंने वो कर दिए। जब आपने कहा कि हम 1500 रुपये प्रत्येक महिला को देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं हम लाडली बहना बनाए के, उन्होंने 1.25 करोड़ बहना को दे दिया, 1 करोड़ 31 लाख बहना को। जब उनके पास में सारी चीज संसाधन थे, जो काम थे, और मुख्यमंत्री जी जो हैं एक उनका इतना बड़ा अनुभव हो गया है इस जी। क्षेत्र में। मैं आपको बताऊं कि जितने साल शिवराज जी
मुख्यमंत्री रहे हैं उतने महीने मुख्यमंत्री कमलनाथ जी नहीं रहे हैं। बिल्कुल। शिवराज जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं देश में जिनके लिए कि एक एक ग्राम पंचायत, एक एक गांव के नाम याद हैं, वहाँ की समस्याएं याद हैं, वो वहाँ की जातियां याद हैं, वहाँ के लोगों को वो जानते हैं क्या है। और कमलनाथ जी के पास में यदि कोई था तो वो छिंदवाड़ा मॉडल था। तो एक मेहनत जो होती है, एक टीम वर्क जो होता है, और उन्होंने जो सभाएं की, एक दिन में उन्होंने पिछले 6 महीने से 4-4 सभाएं की हैं। उन्होंने अपने घर में सोए नहीं है, लगातार 18-18 घंटे काम किया है उस व्यक्ति ने। कार से गया, हेलीकॉप्टर से गया, अपने संसाधन का किया, और हर वर्ग को, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो, सारे कर्मचारियों को उन्होंने वो छुआ। उन्होंने लोगों को, हर वर्ग को उन्होंने किया। महिला वर्ग में स्थिति ये थी कि इन्होंने जो अंदाज नहीं लगा पाए, जबकि 1,31,00,000 जो वर्कर थे, जो वोटर मतलब लाडली बहना थी, यदि उनको 230 विधानसभा में औसत उनका निकाला जाए तो 57,000 वोटर होता है। मतलब अजय जी, साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, 57,000 वोटर जो थे, मैदान में उतरकर पूरी तैयारी करी, और कांग्रेस की अगर बात करें तो विपक्ष की भूमिका निभाने में भी यहाँ कम्जोर नजर आई है। देखिए धर्मिष्ठा जी, 57,000 लाडली बहना एक विधानसभा क्षेत्र में थी। यदि उसने अपने परिवार से एक एक व्यक्ति को ही, 2 व्यक्ति को टिकट दिलाया तो निश्चित तौर पर वहां भाजपा की जीत सुनिश्चित थी। तो भाजपा की जीत सुनिश्चित की है कांग्रेस ने, और दोष दे रहे हैं ईवीएम पर, दोष दे रहे हैं। अरे आपने उनको आपने रास्ता बनाया कि आप आ जाइए सत्ता में, आप सबसे उपयुक्त हैं, आपने उनको रास्ता बताया कि हम 1500 देंगे, उन्होंने कहा नहीं, हम लाडली बहना को पहले ही दे देंगे। जब उनके पास सरकार है तो हम क्यों नहीं दे सकते, आप सरकार में आने के बाद दोगे। तो जो रास्ते हैं वो पूरे कांग्रेस ने बनाए। बिल्कुल अजय जी, सही कहा आपने कि रास्ते हैं कांग्रेस ने बनाए हैं, और उसी पर भारतीय जनता पार्टी चली है। पुनः आऊंगी आपके पास। योगेश सिंह जादौन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, रिसर्च नहीं करना पड़ा। इस समीक्षा बैठक में दिग्विजय सिंह की खामोशी का क्या राज था, और रणदीप सुरजेवाला कहाँ गायब थे? देखिए, रणदीप सुरजेवाला जी मध्य प्रदेश के प्रभारी थे जी, और पूरा नेतृत्व जो है मध्य प्रदेश के नेताओं के पास था। मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता थे, कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, सभी कांग्रेस के जितने भी नेता थे सब नामबंद होकर उस चुनाव का नेतृत्व कर रहे थे। सुरजेवाला जी केवल एक समन्वयक की भूमिका में थे, और प्रदेश के अंदर अभी कहाँ है ये कोई प्रश्न नहीं है। ये और सभी जितने भी कांग्रेस के नेता है, सभी बुरे हार की भी समीक्षा कर रहे हैं, चुनाव भी सबने मिलकर लड़ा है, और सब मिलकर उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। क्योंकि अभी कुछ ही समय के पश्चात जो है लोकसभा का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव भी में वापस उसको पूरे नेतृत्व पुनः पूरी ताकत के साथ पूरे क्षेत्र में मिलना है। पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता उसमें मेहनत करने के लिए लगे हुए हैं। रहा आपने अभी लाडली बहना का प्रश्न उठाया, तो लाडली बहना योजना, ये बात सही है कि कांग्रेस पार्टी की योजना थी, और कांग्रेस पार्टी की योजना का ही स्वरूप था, उसका ही प्रारूप था, और ये कांग्रेस पार्टी के राज्यों से प्रारंभ हुई। कांग्रेस पार्टी के राज्यों में लाडली लक्ष्मी योजना चली, लेकिन केवल लाडली लक्ष्मी योजना एकमात्र इसका आधार होता तो नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव नहीं आते। तो मतलब आप मान रहे हैं ना कि ईवीएम हैक नहीं हुई? नहीं, ईवीएम हार के कारण की जब बात होगी बबीता जी, अगर हार के कारण की, मैं वही जानना चाह रही हूँ। अगर नरोत्तम मिश्रा हारे हैं तो मतलब साफ है कि ईवीएम हैक नहीं हुई। अगर ईवीएम हैक होती तो नरोत्तम मिश्रा हारते ही नहीं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी जाने। अगर भारतीय जनता पार्टी की कोई आरोप आप लगा रहे हैं तो सवाल मैं आपसे पूछूंगी, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती तो मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछती। भारतीय जनता पार्टी चाह ही नहीं रही हो कि नरोत्तम मिश्रा जी चुनाव जीते, तो वो भी एक अलग व्यवस्था है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी सवाल के साथ मैं ब्रजराज जी के पास जाऊंगी। ब्रजराज जी, जैसा कि इन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाह ही नहीं रही हो कि नरोत्तम मिश्रा जी जीते, मतलब साफ साफ आरोप है कि ईवीएम तो हैक हुई है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को भारतीय जनता पार्टी ने खुद हराया है। इस पे मैं नो कमेंट्स करूंगा जी, लेकिन मैं एक धर्मिष्ठा जी की बात जरूर कहना चाहता हूं। योगेन जी, मेरा नम्र निवेदन है, इस देश को एक सक्षम विपक्ष की जरूरत है। माननीय पत्रकार महोदय ने जो कहा उस पे आप लोगों को सीरियसली चिंतन करने की बहुत जरूरत है। आप लोग असल मुद्दे पे आइए माननीय, अदरवाइज आप इन्हीं में उलझे रहेंगे, कभी नहीं निकल पाएंगे। हमारी टक्कर आप कर ही नहीं सकते। हमारे पास कार्यकर्ता, हमारे पास सोच, नीति, नियत, नेतृत्व आपसे बहुत आगे है भाई साहब। आप कहीं ना कहीं हेन केन पकड़ एक आध चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आप वहां पर रिपीट नहीं हो पाएंगे।
आपको हिंदू धर्म के साथ खड़े हुए दिखना पड़ेगा। फर्जी और चुनावी हिंदू बनना बंद करना पड़ेगा। आप जैसे हिंदुओं को अपनी पार्टी में अपनी आवाज बुलंद करनी होगी कि ये धर्मनिरपेक्षता का चोला उतारिए, बहुसंख्यक के साथ खड़े होइए। कब तक आप मुस्लिम तुष्टिकरण के वोटों के सहारे सरकार में आकर उनकी झोलियां भरते रहेंगे? माननीय, कब आप अपनी धार्मिक संस्कृति को और भारतीय संस्कृति को माथे पे लेकर चलेंगे? कब उनके उद्धार के लिए कार्य करेंगे? योगेश जी, आप, मेरा एक साथी है, कांग्रेसी है साहब, 15 साल का पार्षद है। ये आज मैं जितनी बातें आप लोगों से कर पा रहा हूं उसके सानिध्य की वजह से है। उसने मुझसे जो सवाल पूछे उनके जवाब ढूंढते ढूंढते मैंने अपने आप को इतना मजबूती से रखा कि आपकी पार्टी योगेश जी सच जानना ही नहीं चाहती है। यूट्यूबर्स और फर्जी पत्रकारों के सारे जो इनपुट आता है उसको मान के बैठ जाती है। आपको सरकारी अधिकारी अगर कह रहे हैं कि सरकार आ रही है तो सरकारी अधिकारी कितना % वोट है? 50-55% से 78% वोटिंग होने लगी है। योगेश जी, ये सवाल बहुत आपसे, सारे ब्रजराज जी के जितने भी सवाल थे वो सभी आपसे हैं। कड़वी बात मत बोलिए योगेश जी, आज निवेदन है। हिंदू धर्म का प्रश्न है, इसे राजनीतिक मुद्दा बनाने की आवश्यकता नहीं महसूस करते, क्योंकि समाज के अंदर समाज का जो बहुत बड़ा एक वर्ग है, उस पूरे वर्ग को समाहित करके समाज सभी धर्म संप्रदायों को साथ में लेकर चलना ही हमारे देश की हिंदू संस्कृति है और यही सनातन धर्म की संस्कृति है। सद्भाव, भाईचारा, भातृत्व, ममत्व, समत्व, ये सारे भाव और जो जिसमें प्रेम, करुणा, दया की मैत्री का भाव हो, वही संस्कृति जो हिंदुस्तान की हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति है। और सनातन धर्म की संस्कृति दुनिया की सर्वोत्तम संस्कृति है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी एक एक शब्द से सहमत हूँ योगेश जी, लेकिन यही पूछना चाहूंगी कि जब सनातन को आप ही के गठबंधन के कुछ लोग गाली देते हैं तो आप लोग तब आवाज क्यों नहीं उठाते? सनातन धर्म को गाली देने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से, जो भी सनातन धर्म को गाली देता है वो मनुष्य से बाहर निकल चुका है, वो मनुष्य ही नहीं है। सनातन धर्म को गाली देना ही ये होता है कि आप पशु हैं। मानव धर्म क्या है और मानव का क्या है, दया क्या है, करुणा क्या है, ये मनुष्य का भाव है। और जिसके अंदर मनुष्य का भाव है आप स्वीकार कर रहे हैं कि इंडी गठबंधन में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें से कई ने सनातन धर्म को डेंगू कहा है, मलेरिया कहा है, वो इंसान नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हम ऐसी किसी भी बात से, किसी भी तथ्य से समर्थन नहीं करते जो किसी भी धर्म का उपहास उड़ाती हो, किसी धर्म पे कटाक्ष करती हो। ऐसी किसी भी सोच का कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा ठीक है, बिल्कुल कभी नहीं कर सकती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से कि कांग्रेस के अंदर, गठबंधन के अंदर, इंडी गठबंधन के अंदर जो नेता है जिन्होंने सनातन को गाली दी है, सनातन को डेंगू मलेरिया कहा है, उसका कांग्रेस बिल्कुल समर्थन नहीं करती है, उनका विरोध करती है। अजय श्रीवास्तव जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी आपसे। समीक्षा बैठक की चर्चा हो रही है, समीक्षा बैठक में हार के मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्या लगता है कि एक मजबूत विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत विपक्ष के नहीं, विपक्ष तो ये खुद कांग्रेस को तय करना है। और यदि है तो कांग्रेस पे तो अब केवल समीक्षा करने के लिए तो समय बचा है। सरकार तो भाजपा चला रही है जी, उन्हें समीक्षा करने के लिए 5 साल हैं। वो बहुत समीक्षा करें और बहुत चिंतन करें क्यों वो हारे, और यदि दोष देते रहेंगे तो वो है, तो पहले जो विपक्ष है वो उसकी भूमिका निभाएं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने कहा था कि सड़क जब सूनी हो जाती है तो संसद और विधानसभा आवारा हो जाती हैं। तो अब ये कांग्रेस की ड्यूटी है कि वो जो विधानसभा है और जो संसद है इसे आवारा ना होने दें। इसके लिए एक मजबूत विपक्ष, एक मजबूत अपना वो सड़क पर प्रदर्शन करें, सड़क पर प्रदर्शन करें। कांग्रेस तो इस उसमें थी कि भाई हम तो सत्ता में आ रहे हैं, सरकार में आ रहे हैं, तो उन्होंने साल भर से पहले जो मुद्दे दिए थे, महंगाई, बेरोजगारी, उसे उन्होंने मान लिया कि ये महंगाई और बेरोजगारी से हमको वोट नहीं मिलेगा, ये केवल कमरे के मुद्दे रह गए हैं, ये वोट डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है। ये मुद्दा यदि है तो वो जातिगत जनगणना पर आ गए, तो जातिगत जनगणना जो है वो उसके एक बड़ा आक्रोश रहा। तो उन्होंने जो मुद्दे चुने या जो बात चुनी उससे उनको बहुत घाटा हुआ है और अब दोषी निर्दोष ईवीएम है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल आपकी एक एक शब्द सही था।
जनता ने जिस पक्ष की भूमिका दी, अगर विपक्ष की भूमिका दी है तो विपक्ष की भूमिका का मान रखना होगा। कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मजबूती से निभानी होगी और मजबूत विपक्ष की जरूरत भी है सत्ता पक्ष से काम करवाने के लिए। ब्रजराज जी, योगेंद्र जी और अजय श्रीवास्तव जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। समीक्षा बैठक हुई, सुरजेवाला इस बैठक में मौजूद नहीं थे और उनकी अनुपस्थिति जो थी चर्चा का विषय बनी। वहीं बैठक में दिग्विजय सिंह खामोश रहे, उन्होंने कोई विशेष प्रतिक्रिया नहीं दी, जबकि हार की जिम्मेदारी सभी को लेनी चाहिए थी। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।